हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। कंटिन्यू करते हैं विद द चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 2। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पालमपुर है उसमें दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। एक हो गई फार्मिंग रिलेटेड और सेकेंड इज नॉन फार्मिंग। सो फार्मिंग में जो फार्मिंग है वो कुछ 7 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। और वो क्या 7 फैक्टर्स है? लैंड, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, क्या क्या मेथड्स जो फार्मर है वो यूज़ करते हैं फॉर कल्टीवेशन। लैंड सस्टेनेबिलिटी, अगर वो लैंड है तो कितने टाइम तक सस्टेनेबल रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, किस फार्मर के पास कितना लैंड है। लेबर हमें पता है। कैपिटल, कैपिटल मतलब जो पैसे डालने पड़ते हैं फॉर फार्मिंग। जैसे अगर हमें फार्मिंग करनी है, हमें एक टाइप ऑफ क्रॉप अगर हमें उगाना है तो उसके लिए हमें सीड्स लानी पड़ेगी, हमें मशीन्स लानी पड़ेगी, हमें लैंड लेना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ों के लिए जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास हम जो मनी डालते हैं उसको बोलते हैं हम कैपिटल। सो बेसिकली मनी इन्वेस्टेड इज कॉल्ड कैपिटल। एंड सेवेंथ इज सेलिंग ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स। फाइनली अब यहाँ पर इस स्टेज के बाद हमारा जो फार्म प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर्ड है, अब हमें क्या करना है, उसको सेल करना है। सो फार्मिंग जो है इन पालमपुर वो इन 7 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट, लैंड। अबाउट 75% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द फार्मिंग इन पालमपुर। हमें पता है कि दो तरीके की एक्टिविटी है, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग, लेकिन 75% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। इतना लैंड फार्मिंग को देने के बावजूद भी जो वहाँ के लैंड है वो अंडर कल्टिवेटेड है। अंडर कल्टिवेटेड मतलब सपोज यहाँ पर इतने लैंड पर 10 kg ऑफ क्रॉप्स अगर उग सकते हैं, 10 नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा होता है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज इतने लैंड पर हम 10 kg क्रॉप्स एफिशिएंटली उगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो फार्मर्स है वो 6 kg ही उगा पा रहे हैं, राइट। सो जितना है उससे कम वो ग्रो कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अंडर कल्टिवेटेड। नो एक्सपांशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड सिंस 1960, और कल्टिवेटेड लैंड का एक्सपांशन 1960 से नहीं किया गया है, राइट। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि सपोज जो लैंड है और इनके पास जो लैंड है वो भी ऐसा है कि कुछ कल्टिवेबल लैंड है, कुछ नॉन कल्टिवेबल लैंड है जिसपे कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता, राइट। सो अंडर कल्टिवेटेड लैंड बहुत है। और अगर कल्टिवेटेड लैंड इनके पास है भी, सपोज कल्टिवेटेड लैंड है, उसको भी एक्सपांड नहीं किया गया है 1960 से, मतलब वो जैसे हैं वैसे ही पड़े हैं। सेकेंड, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। यहाँ पर 2 मेथड्स यूज हो रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न क्रॉपिंग। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही लैंड पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है अलग अलग सीजन में, राइट। डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के क्रॉप को ग्रो किया जाएगा इन द डिफरेंट सीजन। जैसे अगर रेनी सीजन है तो ज्वार एंड बाजरा, अगर अक्टूबर और दिसंबर का जो मंथ है जो थोड़ा ठंड का सीजन है, और मतलब एग्जैक्टली स्प्रिंग सीजन है, वहाँ पे पोटैटोज, विंटर्स में वीट। सो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स और डिफरेंट सीजन में ग्रो किया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग ऑन द अदर हैंड, हाई ईल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। मॉडर्न फार्मिंग में हाई ईल्ड मतलब ऐसे सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे, राइट। सपोज अगर वीट है तो उस टाइम पे ऐसे वीट्स यूज़ किए जाएंगे जिससे जो प्रोड्यूस है वो बहुत ज़्यादा आए, उसे बोलते हैं हाई ईल्ड, हाई प्रोडक्टिविटी। सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास इतना लैंड है और वो ही लैंड हमारे पास यहाँ पर इतना है। लेकिन मल्टीपल मॉडर्न क्रॉपिंग में क्या होगा, यहाँ पर सेम पीस ऑफ लैंड पे हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स उगा पाएंगे। क्यों? बिकॉज हम यहाँ पर HYV, हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स यूज़ करते हैं फॉर द कल्टिवेशन। हाई ईल्ड इस और ये जब हम हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करने लगे थे, इस पूरे को बोला गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस, क्योंकि जो हमारे इंडिया में है जो बेसिक खाना है वो है वीट एंड राइस। सो हाई ईल्ड बेसिकली इन वीट और राइस की यूज़ की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ और चावल को उगा सके। और जो हमारे स्टेट्स थे जिसमें सबसे पहले ये यूज़ किया गया था वो है पंजाब, हरियाणा, यूपी
first to try the modern farming. Third, land sustainability. According to scientific report, modern farming leads to modern farming, जैसे भी हमने देखा मल्टीपल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग. मॉडर्न फार्मिंग के फायदे बहुत है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग की वजह से कुछ नुकसान भी होता है. क्या होता है? ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाटर का पोल्यूशन होता है, साथ ही साथ हम एसेंशियल बैक्टीरिया किल कर देते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं. सो दो मॉडर्न फार्मिंग हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी है, लेकिन वो हमारी लैंड की सस्टेनेबिलिटी को ख़राब करती है, हमारे सॉइल को ख़राब करती है, हमारे पानी को ख़राब करती है. साथ ही साथ मॉडर्न फार्मिंग की वजह से हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी ज़्यादा यूज़ करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज, मतलब टोटल 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज अभी भी लैंडलेस है. 150 फैमिलीज के पास फिर भी लैंड नहीं है, और जिनके पास लैंड है वो क्या करते हैं? 240 फैमिलीज कल्टिवेट 2 एक्टर इन साइज ऑफ लैंड. मतलब 240 फैमिलीज के पास लेस देन 2 एक्टर, मतलब बहुत ही छोटा लैंड है, और रिमेनिंग 60 के पास मोर देन 2 एक्टर ऑफ लैंड है. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 240 फैमिलीज है उनके पास बहुत कम लैंड है, और 60 फैमिलीज के पास 2 एक्टर्स से भी ज़्यादा लैंड है. मतलब जो जो वो 60 फैमिली है, 450 फैमिलीज में से जो 60 फैमिलीज है वो बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लैंड है. Few large farmers cultivate 10 or more hectares of land. इनफैक्ट हम यहाँ पे मोर देन 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ फ्यू फैमिलीज ऐसी है जिनके पास करीबन 10 हेक्टर ऑफ लैंड है. मतलब ये जो कुछ फैमिलीज हैं जिनके पास इतना ज़्यादा लैंड है, वो बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग करती है, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करती है, और कह सकते हैं कि विलेज जो पालमपुर है उसके हेड हो गए एक तरीके से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर रिच है. लेबर. सम फार्मर वर्क ऑन ओन लैंड, सम ऑन अदर फॉर वेजेस. कुछ लेबर है जिनका खुद का लैंड है और वो वहीं पर काम करते हैं, लेकिन ऐसे जो फार्मर्स हैं जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, जैसा हमने बात किया 150 फैमिलीज़ के पास खुद का लैंड नहीं है, वो किसी और के लैंड पे जाके काम करते हैं फॉर वेजेस, अपनी पगार के लिए, या उनको जो वेजेस है वो या तो कैश में मिलती है या काइंड में. काइंड मतलब कि उनको पैसे देने की बजाय उनको खाना पीना दे दिया, उनको ब्लैंकेट्स दे दी, तो उनको ये सब सारी चीज़ें दे देते हैं कैश देने के बजाय. सो ये दोनों तरीके से वो काम कर सकते हैं. कैपिटल. ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन मॉडर्न फार्मिंग, क्योंकि अभी हमने देखा है मॉडर्न फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो जनरली हर कोई मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है. भले ही वो कितना भी पोल्यूशन क्रिएट करे, पर लोग जो है वो अपना फ़ायदा देखते हैं, इसलिए वो मॉडर्न फार्मिंग चूज़ करते हैं. अपना फ़ायदा भी साथ में, क्योंकि अब ज़्यादा ईल्ड होगी तो लोग ज़्यादा खा पाएंगे. लेकिन अगर आपको मॉडर्न फार्मिंग करनी है तो वहाँ पर कैपिटल भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. कैपिटल क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग की जो मशीन्स आती है वो बहुत महंगी मशीन्स आती है. जो हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स वो ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, और यहाँ पर जो हमें बाकी जो यूटेंसिल्स हैं वो भी हमें उतने ही महंगे, उतने ही एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए ज़्यादा हमें पैसे डालने पड़ते हैं इन द मॉडर्न फार्मिंग. स्मॉल फार्मर के पास कैपिटल कम होता है. कैपिटल मतलब मनी. तो स्मॉल फार्मर के पास कैपिटल कम होता है, इसीलिए उनको बोरो करना पड़ता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. अब उनके पास अगर पैसे नहीं है तो डेफिनेटली उनको किसी ना किसी से जाके पैसे मांगने पड़ेंगे. 3 टाइप ऑफ कैपिटल्स होते हैं: वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. जैसा कि हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पहले भी बात किया है. फिक्स्ड कैपिटल जो हो गई हमारी मशीन्स, और ह्यूमन कैपिटल मतलब लेबर. सो अब ये जो स्मॉल फार्मर है उसको डेली खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए, उसको मशीन्स के लिए भी पैसा चाहिए, और उसको अपने फार्म पे लेबर्स भी रखने पड़ेंगे ताकि वो फार्म की एक्टिविटी कर सके, राइट. सो इन सारे चीज़ों के लिए उसको क्या करना पड़ता है? एक स्मॉल फार्मर को किसी और से बोरो करना पड़ता है एट हाई इंटरेस्ट रेट. सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट. सरप्लस आर सोल्ड टू द मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय स्मॉल फार्मर्स. अब जिसका भी जितना भी सरप्लस है, सरप्लस क्यों यूज़ किया है? क्योंकि फार्मर्स जितना भी प्रोड्यूस करते हैं पहले वो अपनी फैमिली के लिए निकालते हैं, फिर जितना वेस्ट हो जाता है उसको वो फेंकते हैं, और बाकी जितना बचा कुचा होता है जो स्मॉल वो बेचते हैं. तो सरप्लस किसको बेचा जाता है?
टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स जो होंगे वो किसको सरप्लस बेचेंगे? लार्ज फार्मर्स या फिर मीडियम फार्मर्स। और ये जो दोनों है लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स, वो जाके मार्केट में इस सरप्लस को बेचते हैं। Traders buy the product from the market and then sell to the shopkeeper. मार्केट किसको बेचेगा? ट्रेडर को, और ट्रेडर फाइनली किसको बेचता है? शॉपकीपर को, और शॉपकीपर किसको बेचता है? हम लोगों को, जो कंज्यूमर्स हैं। तो इस तरीके से इस सरप्लस को सेल किया जाता है। स्मॉल फार्मर्स लार्ज फार्मर और मीडियम फार्मर को बेचेंगे, ये दोनों जाके मार्केट में बेचते हैं, मार्केट ट्रेडर को देंगे और ट्रेडर फाइनली शॉपकीपर को देंगे, और उन शॉपकीपर से हमें ये सरप्लस मिल जाता है। सो हर लेवल पे यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रॉफिट जोड़ा जाता है। सपोज यहाँ पर जो स्मॉल फार्मर है उसने 1 kg ऑफ वीट, वो सपोज लार्ज फार्मर और उसको दे रहा है। 1 kg ऑफ वीट सपोज 10 रुपीज़ की है, तो ये क्या करेगा? 12 रुपये में लार्ज फार्मर को देगा। लार्ज फार्मर क्या करेगा? 15 रुपये में मार्केट को देगा। मार्केट वाला क्या करेगा? 20 रुपये में ट्रेडर को देगा, और ट्रेडर इसको देगा शॉप को 22 रुपये में, और फाइनली ये शॉप वाला हमें देगा 25 रुपये में। सो 10 रुपये की चीज़ इतना ज़्यादा इधर 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 होने की वजह से हमारे तक 25 रुपये में पहुंचती है। सो इससे हमें एक ये भी चीज़ पता चलती है कि जितने ज़्यादा मिडलमैन होंगे, जितने ज़्यादा बीच बीच में मिडलमैन होंगे, उतना ज़्यादा एंड कंज्यूमर के पास, जो कि हम है, प्राइस बढ़ता जाएगा। सो ये हमने बात की एक्टिविटी अबाउट फार्मिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर।